नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कोशिका को पढ़ रहे थे और आज हम कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र जो है कोशिका भित्ति का है। कोशिका भित्ति जितने पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बात करते हैं हम यहाँ पे कोशिका भित्ति के बारे में विस्तार से। तो कोई भी पादप है जो उसके ऊपर अगर कोशिका भित्ति पाई जा रही है, किसी भी पादप में कोशिका भित्ति अगर पाई जा रही है, एक सेकेंड। तो यह कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। यह जो होती है कैसी होती है? नॉन लिविंग मतलब यह जीवित नहीं होती है, रिजिड होती है। और साथ ही साथ इसका जो काम होता है, यह कोशिका को प्रोटेक्शन का प्रदान करती है, प्रोटेक्टिव होती है। उसके अलावा कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, सपोर्टिव होती है। कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं तो कोशिका भित्ति जो होती है सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। और यह कवरिंग कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। कोशिका भित्ति सभी प्लांट में पाई जाती है, सभी पादप कोशिका में पाई जाती है। उसके अलावा यह कवक में उपस्थित होती है, बैक्टीरिया में भी उपस्थित होती है। इसीलिए बैक्टीरिया को पादप वर्ग हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है? पादप होता है। लेकिन बैक्टीरिया कैसा है? यह प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट। साथ ही साथ यह कोशिका भित्ति जो होती है प्रोटिस्टा में पाई जाती है। प्रोटिस्टा पादप कोशिका, कवक और प्रोटिस्टा, ये तीनों जो होते हैं कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया को बीच में लिखा है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से नीचे लिखते हैं बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है? प्रोकैरियोट होता है। ये तीनों यूकैरियोट होते हैं। पादप कोशिका की बात करते हैं। पादप कोशिका की हम बात करते हैं, प्रोटिस्टा यहाँ लिखते हैं, प्रोटिस्टा और कवक। पादप कोशिका और प्रोटिस्टा में जो कोशिका भित्ति होती है वो लगभग सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। लेकिन जो कवक होता है, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है और काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। लेकिन अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पादप कोशिका तथा प्रोटिस्टा में शैवाल आ जाते हैं। तो शैवाल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? उसकी कोशिका भित्ति
सेलुलोज या हेमिसेलुलोज की बनी होती है। अगली स्लाइड लेते हैं। जो सेलवाल होता है, सेलवाल का निर्माण सामान्यतः प्रोटोप्लाज्म के नॉन लिविंग सिक्रीशन से होता है। किससे होता है? प्रोटोप्लाज्म के नॉन लिविंग सिक्रीशन से होता है। नॉन लिविंग सिक्रीशन से होता है। यह नॉन लिविंग सिक्रीशन से होता है, लेकिन जो सेलवाल होती है वो कैसी होती है? सेलवाल कैसी होती है? मेटाबोलिकली कैसी होती? एक्टिव होती है। हमने कहा कि जो कोशिका भित्ति होती है प्रोटोप्लाज्म के नॉन लिविंग सिक्रीशन से बनी होती है, लेकिन ये कैसी होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। बात करते हैं हम यहाँ पे सेलवाल की ही। तो सेलवाल जो है उसमें ग्रोथ की कैपेसिटी होती है। कैसी होती है? ग्रोथ की कैपेसिटी होती है। अगर इसकी मोटाई देखते हैं, सेलवाल की जो मोटाई होती है, 1 सेकेंड, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है इसकी थिकनेस। तो यहाँ पे हम परास की बात करते हैं इसकी, तो 0.1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। इसका काम जो होता है, इसका कार्य की अगर हम बात करते हैं, इसका क्या क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है, यह जो होती है सेल को आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करने का कार्य करती है। और किसी भी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है या फिर प्रोटोप्लाज्म, उसको मैकेनिकली, मतलब जो बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करती है। मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। और यह जो होती है कोशिका भित्ति सेल टू सेल इंटरेक्शन का कार्य करती है। मतलब दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। कैसे करती है अभी आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति में जैसे मान लेते हैं कि ये दो कोशिकाएं हैं, ये दो कोशिकाएं हैं। तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर पतली धागे नुमा संरचना के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे मान लेते हैं दो घर बना लेते हैं, एक घर ये हो गया और दूसरा घर ये हो गया। इन दोनों घरों के बीच यहाँ पे दीवार है, और इसी दीवार में एक छोटा सा अगर हम होल कर ले, यहाँ पर एक छोटा सा होल कर ले, जिससे कोई भी व्यक्ति इस घर से अपना मटेरियल इस घर में ट्रांसफर कर सके, और इस घर का व्यक्ति जो है अपना मटेरियल इस घर में ट्रांसफर कर सके। तो ये प्रक्रिया जो होती है, यही कोशिका का आदान प्रदान होता है। तो ये जो यहाँ पे छोटा सा हमने होल बना रखा है, इसको कहेंगे हम प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है, दो कोशिकाओं के बीच तंतुवत संरचना होती है, जो क्या करती है, कोशिका के मध्य जो दोनों कोशिकाओं के बीच जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो करने का कार्य करती है। यही है सेल टू सेल इंटरेक्शन। उसके साथ ही साथ जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति
किसी भी सेल को पैथोजन से, मतलब जो जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं, या जैसे कि कोई फंजाई, कोई एल्गी जो प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे बचाने का कार्य करती है। पैथोजन से प्रोटेक्शन का कार्य करती है, से प्रोटेक्ट करती है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम कोशिका भित्ति में जो यहाँ पर क्यूटिन, उसके अलावा सुबेरिन नामक लिपिड पाए जाते हैं, वैक्स भी होता है। तो ये जो होते हैं, इसमें जो उपस्थित होते हैं लिपिड, ये ट्रांसपायरेशन के टाइम पर वाटर लॉस को कम करने का कार्य करती है। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल में क्यूटिन, सुबेरिन, वैक्स जैसे लिपिड पाए जाते हैं, और ये लिपिड जो होता है, जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होने लगती है तो इनकी उपस्थिति जो है क्या करती है कि वाटर लॉस को कम करने में मदद करती है। आगे हम कुछ स्लाइड लेके आए हैं, इसमें जो चीजें छूटी होंगी अभी हम उसमें कवर कर लेते हैं। एक सेकेंड। तो इस स्लाइड में कुछ चीजें हैं। कोशिका भित्ति क्या है? यह एक कठोर परत होती है जो सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, लिग्निन, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। इसका स्थान पौधों की कोशिकाओं के साथ ही कवक, बैक्टीरिया, आर्किया और शैवाल की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है। यह जो होती है दीवार का कार्य करती है, मतलब जैसे घर में एक दीवार होती है जो सुरक्षात्मक आवरण बनाती है आपके घर का, वैसे यहाँ भी कोशिका भित्ति सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, इसीलिए कहा गया है दीवार का कार्य करती है। कोशिका सामग्री की रक्षा, कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जा रहे हैं उसकी रक्षा करने का कार्य करती है, कोशिका को कठोरता प्रदान करती है और पौधों की संरचना को परिभाषित, मतलब यहाँ पे कुछ चीजें, पौधों की जो कोशिका होती है, ये कोशिका भित्ति होती है, पौधों की संरचना को परिभाषित करती है। इसके अलावा यह कोशिका और पर्यावरण के बीच मध्यस्थ रूप में कार्य करती है। कोई भी कोशिका है, ये कोई कोशिका है, और इस कोशिका के बाहर का आवरण और इस कोशिका के अंदर का आवरण कोशिका भित्ति के द्वारा ही अलग हो रहा है, तो ये मध्यस्थता का कार्य कर रही है। आगे है कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य कोशिका की संरचनात्मक सहायता प्रदान करना और उसकी सुरक्षा करना होता है। पादप कोशिका की दीवार भी यांत्रिक तनाव से कोशिका की रक्षा करने और कोशिका के रूप में संरचना प्रदान करने में काम आती है। अगला है, यह कोशिका के अंदर बाहर गुजरने वाले अणुओं को छानती है। कोशिका के अंदर किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, तो ये काम भी यह कर रही है। आगे यहाँ पे कोशिका भित्ति की संरचना की बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति की संरचना में यहाँ पे 3 संरचनाएं दी गई हैं, एक संरचना और है, ये चौथी संरचना है। तो यहाँ पे 4 संरचनाएं होती हैं कोशिका भित्ति में। एक है मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति और तृतीयक कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति की बात करते हैं हम, एक स्लाइड लेंगे फिर वहां पे हम आपको, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 कोशिकाएं हैं, कोई भी 2 कोशिका है, एक कोशिका ये हो गई और एक कोशिका ये हो गई। ये 2 कोशिकाएं हैं। इन दोनों कोशिकाओं के मध्य में यहाँ पर ये मध्य पटलिका पाई जा रही है। अब इस मध्य पटलिका पाई जा रही और इस मध्य पटलिका के दोनों तरफ, इधर भी कलर चेंज करते हैं,
डार्क कलर है तो समझ नहीं आएगा। इधर भी और इधर भी मध्य पटलिका के दोनों तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। और यही प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। इसी प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है दोनों तरफ। बीच में क्या है? मध्य पटलिका है, ये वाली मध्य पटलिका है। मध्य पटलिका के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल पाई जा रही है। ये प्राइमरी, एक सेकंड लिखा है, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। ग्रीन कलर की द्वितीय कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और यहीं पर जो प्रोटोप्लाज्म का, ये जो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, कभी कभी कुछ पौधों में प्रोटोप्लाज्म का ही जो सूखा हुआ भाग होता है वो यहाँ पर तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। सभी पौधों में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ पौधों में यहाँ पर तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कुछ पौधों में यहाँ पर तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका भित्ति की संरचना कुछ इस तरह से होती है। आपके लिए हम स्लाइड लेके आए हैं। जी, यहाँ पर ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये वाली मध्य पटलिका है। मध्य पटलिका के दोनों तरफ, मध्य पटलिका के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल पाई जा रही है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जा रही है। और प्राइमरी सेल वॉल के बगल ये सेकेंडरी सेल वॉल पाई जा रही है, सेकेंडरी सेल वॉल पाई जा रही है। ये दोनों कोशिका, दो कोशिका, मध्य पटलिका के दोनों तरफ कोशिकाएं उपस्थित है, या उनकी सेल वॉल की बात किया जा रहा है। और कुछ पौधों में यहाँ पे टर्शियरी सेल वॉल भी पाई जा रही है, लेकिन सभी पौधों में नहीं पाई जाती। तो ये बात हुई कोशिका भित्ति की संरचना की। तो हमने बताया आपको कि कोशिका भित्ति में 3 संरचनाएं होती हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक मध्य पटलिका। कुछ पौधों में तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, तो इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य पटलिका यह फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाली प्रथम परत होती है। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है तो उसी समय सबसे पहले यही बनती है। किसके द्वारा बनती है? फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा बनती है। यह कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है। अभी आपने देखा सबसे बाहर की परत यही होती है। यह 2 आसन्न कोशिकाओं के बीच में स्थित होती है। ये 2 कोशिका हो गई, ये 2 कोशिका, और इन दोनों कोशिकाओं के बीच में मध्य पटलिका स्थित होती है। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टिन और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टिन से इनका निर्माण होता है। और उसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन भी पाई जाती है। बात करते हैं हम यहाँ पे प्राथमिक कोशिका भित्ति की। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है यह पेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। इसमें पेक्टिन भी पाया जाता है, सेलुलोज भी पाया जाता है और हेमिसेलुलोज। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। साथ ही साथ यह मध्य लेमिला के बाद, मतलब मध्य पटलिका के बाद बनती है। सबसे पहले मध्य पटलिका, फिर उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह सभी वनस्पति कोशिकाओं में एक मध्य पटलिका और प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। जितनी भी पादप कोशिकाएं हैं सभी पादप कोशिकाओं में यहाँ पे मध्य पटलिका, उसके जस्ट बाद यहाँ पे प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे से द्वितीय कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति वृद्धि होने के बाद यह बनती है। जब कोशिका भित्ति की प्रक्रिया में जो कोशिका भित्ति जो बन रही है, अब कोशिका की वृद्धि पूरी तरह से जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद
इसका निर्माण होता है, द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह अत्यंत मजबूत होती है। यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति में यहाँ पे पेक्टिन पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय कोशिका भित्ति में क्या पाया जा रहा है, लिग्निन का जमाव होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, पेक्टिन पाया जा रहा है, लेकिन द्वितीय कोशिका भित्ति में लिग्निन पाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण लिग्निन का जमाव होने से होता है। आगे चलते हैं, तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय कोशिका भित्ति, यह कोशिका भित्ति सबसे आंतरिक परत होती है। यह केवल कुछ जिम्नोस्पर्म पादपों में जाइलम वाहिका में पाई जाती है। यह जाइलान नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जाइलान नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। जाइलान नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कौन, तृतीय कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की परसंरचना की बात करते हैं, तो आप इसका पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर ये कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर ग्रीन कलर का पूरा दिख रहा है, ये वाला भाग, इसे मिडिल लैमिला कहते हैं। यहाँ पर ये और ये वाली जो संरचना यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या कहलाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और उसके अलावा इस प्राथमिक कोशिका भित्ति में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल है और ये हेमीसेलुलोज है। अभी माइक्रोफाइब्रिल हेमीसेलुलोज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें पीले रंग की धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिसे क्या कहा जाता है, पेक्टिन कहा जा रहा है। और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को, ये वाली लेयर जो होती है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन। अलग अलग पौधों में, अलग अलग जीवों में कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। जैसे हम यहाँ पे आपको चित्र ले आए हुए हैं, ये किसी प्लांट की कोशिका भित्ति है और ये जो होती है ये कवक की कोशिका भित्ति है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें कैसी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस तरह की कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फंजाई में, तो फंजाई में काइटिन पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें इतनी 3 लेयर होती है। सबसे बीच में जो होती है मिडिल लैमिला होती है, फिर उसके बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। कुछ पौधों में द्वितीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और सबसे कम पौधे ऐसे होते हैं जिसमें तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स में बना लीजिएगा, जिससे आपको ये तैयार रहे, भूले ना। आगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की परसंरचना की। तो कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है उसमें वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज की। अभी एक सेलुलोज के अणु के निर्माण में 3000 ग्लूकोज के अणु लगते हैं। 3000 ग्लूकोज के अणु मिलके क्या बना रहे हैं, एक सेलुलोज बना रहे हैं। अभी जो एक यहाँ पे जो सेलुलोज है, अब 100 सेलुलोज मिलके क्या बनाएंगे, एक मिसेल बनाएंगे, मिसेल। और 20 मिसेल मिलके, कितने, 20 मिसेल मिलके क्या बनाएंगे, माइक्रोफाइब्रिल, साइड में लिखना चाहिए था हमें, हम यहीं पे लिख दिए। इसको इरेज करके सही से लिखते हैं, थोड़ा खचपच के। तीन हजार ग्लूकोज, 3000 ग्लूकोज के अणु क्या बना रहे हैं,
ग्लूकोज के अणु एक सेलुलोज बना रहे हैं, सेलुलोज, और उसके अलावा यहाँ पे 100 सेलुलोज के अणु मिलके क्या बनाते हैं, मिसेल बना रहे हैं, एक मिसेल बना रहे हैं। 20 मिसेल मिलके, 20 मिसेल मिलके क्या बनाते हैं, एक माइक्रोफाइब्रिल, एक माइक्रोफाइब्रिल। और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके, 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके एक फाइब्रिल का निर्माण करते हैं, एक फाइब्रिल का निर्माण कर रहे हैं। और यही फाइब्रिल जो होती है यही कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होती है। तो जो चीजें लिखी यहाँ पे, लगभग 3000 ग्लूकोज अणु एक सेलुलोज अणु बनाते हैं और 100 सेलुलोज अणु मिलके एक मिसेल का निर्माण करते हैं। 20 मिसेल एक सूक्ष्म माइक्रोफाइब्रिल, 250 माइक्रोफाइब्रिल जिनका व्यास 250 एंगस्ट्रॉम होता है, सेलुलोज के मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण करती हैं। और जो रेशक मतलब फाइब्रिल प्राथमिक भित्ति की धुरी के ऊर्ध्व और द्वितीयक भित्ति के समांतर पाए जाते हैं। प्राथमिक भित्ति में ऊर्ध्वाधर पाए जाते हैं और द्वितीय भित्ति में कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं। बात करते हैं इसमें कोशिका भित्ति के मैट्रिक्स की। तो कोशिका भित्ति का जो मैट्रिक्स होता है यह सेल वॉल का आधारी भाग होता है। इसमें हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और पानी पाया जाता है। और यह जो होता है फाइब्रिल के रिक्त स्थानों में पाया जाता है। मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है, फाइब्रिल के रिक्त स्थानों में पाया जाता है। इस संरचना को आप देखें और यहाँ पर आप समझ पाएंगे। ये जो है ये ग्लूकोज के अणु है। ये ग्लूकोज जो है एक 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर क्या बना रहे हैं, एक फाइब्रिल बना, एक सेलुलोज के अणु बना रहे हैं। और लगभग यहाँ पर 100 सेलुलोज के अणु मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मिसेल बना रहे हैं, एक मिसेल। फिर उसके बाद ये माइक्रोफाइब्रिल एक, और ये क्या है, फाइब्रिल, ये मैक्रोफाइब्रिल हो गई। और ये पूरा का पूरा ये सेलुलोज फाइब्रिल होता है, ये सेलुलोज फाइब्रिल। इस संरचना से आप समझ पाएंगे। अब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, जो चीजें छुटी होंगी उसको कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी में है कवक व पौधों के जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों से और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी आवश्यकता नहीं होती है वो अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उनसे भी उन्हें क्या करता है, बाहर ही रोक देता है। शैवाल की कोशिका भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों यह सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक कोशिका भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। जैसे नई जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें वृद्धि की क्षमता होती है, और जैसे जैसे वो मेच्योर होती जाती है, वो परिपक्व होती जाती है, उसमें वृद्धि की क्षमता खत्म होने लगती है या कम होने लगती है। आगे है, इसके साथ ही कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है और यह जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रखने का कार्य करती है। जैसे दो ईंटों के बीच सीमेंट और बालू को लगा दिया जाए तो आपस में दो ईंट जुड़ जाते हैं, वैसे ही कैल्शियम पेक्टेट, मतलब अगर मध्य पटलिका है तो दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहेंगी। और इन कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं,
जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो दो कोशिकाओं को आपस में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। अब एक और चीज के बारे में जान लेते हैं हम। यहाँ पे है सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, तो उसके केमिकल कंपोजिशन को देख लेते हैं। तो अलग अलग जो सेल्स होती हैं उसमें अलग अलग इनका कंपोजिशन होता है। मेनली यह किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। उसके अलावा इसमें हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, वैक्स, मिनरल डिपॉजिट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसके अलावा इसमें सिलिका भी पाया जाता है। ये सभी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। हम यहाँ पे ये दोनों इम्पॉर्टेंट है तो इन दोनों को देख लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल में क्या पाया जाता है और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या पाया जाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और उसके अलावा यहाँ पे पेक्टिन, यहाँ पे जाइलोग्लाइकॉन भी पाया जाता है। और प्लांट की एपिडर्मिस में क्यूटिन और वैक्स पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज, जाइलॉन और लिग्निन पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप वीडियो देखने के बाद इस पर लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग लाइक किए बिना चले जाते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।